जलते ख्वाब किस नंबर 5। सुबह उसे लेकर स्टूडियो पहुंचते वो आम दिनों की तरह नॉर्मल था। कल रात किस इस तरह में गुजरी थी, उस वक्त उसके चेहरे पर उसका शाइबा तक न था। स्टूडियो आते ही वो काम में बिजी पूरी तरह मसरूफ़ हो चुके थे। मायशा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी मिली। वो दोनों फॉरेनर्स थे। आपकी आवाज़ ने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे। मूवी का प्रोड्यूसर एक जानिब 2 सीटर पर बैठे सोफ़े पर मौजूद मायशा के पास बैठते बोला। मायशा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तारीफ़ वसूल की। आपने मेरी एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं? उसके सवाल पर मायशा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं मूवीज़ नहीं देखती। उसकी बात पर वो हैरत ज़दा हुआ। अरे आप गाने गाती हैं लेकिन मूवीज़ नहीं देखती? उसकी बात पर मायशा ने भौहें अचकाकर उसे देखा। बहुत से एक्टर्स अपनी क्या किसी की भी फिल्में देख नहीं पाते, ड्रामे नहीं देखते क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। इसमें हैरत की क्या बात है? मायशा की बात पर वो सर हिला गया। मैं आपको मूवीज़ के नाम बताता हूँ, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। मायशा इस बला को सर से हटते न देखकर उसकी मूवीज़ के नाम मोबाइल में सेव करने लगी। आप अमेरिका की किस स्टेट में रहती हैं? अब उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। मायशा ने बेजार सा होकर एक नज़र फरजाद को देखा कि शायद वो उसकी गुलो खलासी करवा दे इस बंदे से, मगर वो डायरेक्टर के साथ फिल्म का म्यूज़िक डिस्कस करने में महव था। आप लोगों ने पाकिस्तान की कोई मशहूर डिश खाई है? वो बात पलट गई। वो खुद अमेरिका से था, कोई पता नहीं था, वहाँ उसके पास आ जाता। मायशा ने मौजू ही पलट दिया। सामने बैठा फरजाद डायरेक्टर से बात करते होंठों पर आती हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक गया। काफ़ी देर से उसके कान उन दोनों की गुफ्तगू की जानिब लगे थे। एक बार मायशा की बेजार शक्ल भी देखी, मगर जानबूझकर जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी वो अनजान बन गया। अच्छा था, ऐसी लीचड़ों को उसे हैंडल करना आना चाहिए। ट्राई किए हैं मगर नाम नहीं याद। वो शर्मिंदा सी हंसा। बिरयानी खाई है आपने? उफ़, एक बार आप खा लें तो हमेशा पाकिस्तान आकर वहीं खाने की फरमाइश करेंगे। मैं साले से कहती हूँ आपको लेकर चलें। वैसे भी लंच टाइम हो गया, 1 मिनट में आई। उससे बात करते हुए एक नज़र हंसी दबाते फरजाद को देख चुकी थी। जैसे ही उसकी नज़र अपनी जगह से उठती मायशा पर पड़ी, वो भी उस लम्हे उसे ही देख रही थी। हाथ मुंह पर फेर कर बदला लेने का इशारा किया। उसे समझ आ गई थी कि वह जानबूझकर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। साले अंदर अपने ऑफिस में चंद एडिटर्स के साथ बैठा था जब मायशा नॉक करके आए। कुछ ज़रूरी बात करनी है? मायशा ने उन 3 आदमियों को एक नज़र देखकर साले से कहा। एक्सक्यूज़ मी गाइस। उन्हें बाहर जाने का कहते वो उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। इसे उतारे मेरे सर से। उनके जाते वो बुरहान सी शक्ल बनाकर बोली। किसको? वह हैरान हुआ। वो जो बाहर बैठा मेरा सर खा रहा है, लंच टाइम हो गया, उन्हें लेकर चलें। वो फ्रेंडनेस के मुतल्लिक बताने लगी। साहली हंसने लगा। लोग तुमसे इम्प्रेस हो रहे हैं, तुम घबरा रही हो? उसकी बात पर मायशा ने तीखे शतूनों से उसे देखा। अल्लाह माफ़ करे मुझे ऐसा इम्प्रेस करने से। वो अपना बैग उठाकर उसके पीछे बाहर निकली। ऐसी बिरयानी इसको खिलाइएगा कि जब तक उसका यहाँ स्टे है उसका हाजमा ख़राब रहे और ये स्टूडियो को दोबारा चक्कर न लगाए। मायशा उसके साथ चलती आहिस्ता आवाज़ में बोली। साहली ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तुम क्यों हमारे पैसों के पीछे पड़ी हो? ऐसी बिरयानी खिलाएं ताकि वो हम पर केस करे कि पाकिस्तानियों ने ना जाने क्या खिलाया कि हमारी तबीयत ख़राब होगी, बदनामी अलग और हमारे पैसे अलग हाथ से निकल जाएंगे। लड़की तुम आखिर चाहती क्या हो? वो मसनूई गुस्से से उसे घूर कर बोला। आ जाओ यार, लंच कर लें, फिर वापस आकर काम कंटिन्यू करते हैं। वो उन सबकी जानिब देख कर बोला। कुछ ही देर में वो सब एक मशहूर होटल में बैठे थे। मायशा फरजाद के करीब कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। यहाँ बिरयानी मिलती है? फ्रेंड्स की बात पर साले और मायशा ने बड़ी मुश्किल से हंसी छुपाई। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी मिलती है। मायशा एकदम चेहरे पर संजीदगी तारी करके बोली। कुछ ही देर बाद बिरयानी आने पर फ्रेंड्स बामुश्किल 2-3 चम्मच खा पाया। इट्स वेरी वेरी हॉट। पानी पीते लाल चाय के साथ वह बामुश्किल कह पाया। साले उसे समझाने लगा कि ये ऐसे स्पाइसी होती है। जल्दी से उसके सामने स्टीम्ड फ़िश रखी। बहुत बुरी बात है। फरजान ने आहिस्ता आवाज़ में उसे सरजनिश की। अब मुझे ऐसे लंगूरों को हैंडल करने देना। वो उसके सरजनिश को खातिर जमा रखते बोली। 2 दिन से वो महवे इंतज़ार थी। बार बार मोबाइल उठाकर देखती मगर कोई कॉल ऐसी नहीं आई थी जिसमें मायशा से मिलने का जिक्र हो। शाम में बैठी वो बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। जिस लम्हे किसी अनजान नंबर से कॉल आई, झट से रिमशा ने फ़ोन उठाया। हेलो, आवाज़ में बेताबी साफ महसूस की जा सकती थी।
अस्सलाम वालेकुम, रिमशा से बात हो रही है? फ़रज़ाद ने सलाम करते ही तस्दीक चाही। जी जी, वो तेज़ी से बोली। मैं फ़रज़ाद बात कर रहा हूँ। आप मायशा की पुप्पो है ना? अब की बार उसने तारुफ़ करवाया। जी जी, मैं उसकी पुप्पो बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? आवाज़ से ही खुशी छलक रही थी। जी मैं ठीक हूँ। मुझे फ़रवा ने कॉल पर बताया था कि आप उससे मिलना चाहती हैं। उसकी बात सुनकर उन्हें लगा 2 दिन का इंतज़ार रायगा नहीं गया। जी आप मुझे बता दें, जहाँ कहेंगे आ जाऊँगी, वो बेचैनी से बोली। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास जाए, उसे आगोश में भरकर बताए उन्होंने उसे कितना और कब कब नहीं याद किया। जी मैं इसी नंबर पर अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप शाम में आ जाइएगा। उसने फ़ौरन वक्त और जगह का तयन करके बताया। ठीक है, जब आप कहें। वो फ़ौरन से मान गई। वो कैसी है? इससे पहले का वो अलविदाइया कलमात कहता वो बेसब्री से बोली। बहुत अच्छी है, आपने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। उनके सवाल पर वो मुस्कुराकर उन्हें सराहे बगैर न रह सका। मेरी बच्ची, बेख्तियार आंसू निकले। अरे प्लीज़ आप हौसला रखें, कल इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हो जाएगी। उसकी नम आवाज़ से वो समझ गया कि वो रो रही हैं। फ़ौरन से उन्हें हौसला दिया। बहुत शुक्रिया। वो मुतशक्किर हुई। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा हुआ आपने खुद राब्ता कर लिया, उसे आपकी ज़रूरत है। चंद एक बात के बाद उसने फ़ोन रख दिया। रात में फुर्सत से मायशा का नंबर मिलाया ताकि वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए अपने पुप्पो से मिलने के लिए। क्या हो रहा था? कुछ देर पहले ही तो वो उससे अपार्टमेंट छोड़कर गया था। कॉफ़ी पीते वो लैपटॉप पर ही कोई मूवी ढूंढ रही थी। मूवी देखने लगी थी। खैरियत? अपने काम का बताते वो उसके फ़ोन करने पर थोड़ा हैरान हुई क्योंकि वो बहुत कम उस वक्त उसे फ़ोन करता था। घड़ी पर टाइम देखा, 11 बज चुके थे। हाँ, तुम्हें बताना था कि कल शाम में तुम्हारी पुप्पो को मैंने ऑफ़िस बुलवा लिया है। वो नॉर्मल से अंदाज में उसे बताने लगा। सच में? लेकिन क्या वाकई वो मेरी पुप्पो ही हैं? एकदम से खुश होते फिर ख्याल आया कि सच भी है या किसी ने प्रैंक किया है। इसीलिए उन्हें तुम्हारे अपार्टमेंट का एड्रेस नहीं दिया, ऑफिस का दिया, ताकि वहाँ ये मामला खुले। क्या वो तुम्हारी पुप्पो ही हैं? उसकी बात पर मायशा ने सर हिलाया। सही किया, उसे फ़रज़ाद का फ़ैसला ठीक लगा। कौन सी मूवी देख रही हो? अपने मतलब की बात करके अब वो उसकी ऊट पटांग बातों को सुनना चाहता था। कोई ख़ास नहीं, अभी तो सर्च कर रही हूँ। कॉफ़ी का घूंट भरते उसने अपनी तवज्जो फिर से लैपटॉप पर मबजूल की। वैसे कोई कह रहा था कि उसने कभी मूवीज़ नहीं देखी। वो शरीर लहजे में उसकी फर्नांडस से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देने लगा। और कोई मेरी सब बातों पर कान लगाए खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे भी याद आया कि उसने तो 2-2 हाथ करने थे फ़रज़ाद से। फ़ौरन सीधी होकर बैठी। बंदा कोई दोस्त की मदद ही कर देता, वो तो कोई ऐसा बातूनी था। इतनी मुश्किल से मैंने जान छुड़वाई और आप बैठे पूरे शो के मज़े ले रहे थे। वो उसे जताने लगी कि वो भी उससे अनजान नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, फ़रज़ाद का कहकर मायशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। हाँ तो तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने मसाइल हैंडल कर सकती हो। वो मुस्कुराते लहजे में उसे दाद दे रहा था। मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ, आप जैसे दोस्त की ज़रूरत हमेशा रहेगी। उसका लहजा लम्हा भर में संजीदा हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसकी यकीन दहानी पर उसने बेआवाज़ आमीन कही। चलो तुम्हें एक अच्छी सी मूवी का नाम बताता हूँ। वो फ़ौरन लहजा बशाश करते हुए बोला। अब प्लीज़ अपने जैसे संजीदा मूवी का नाम ना बता दीजिएगा, या फिर मार धाड़ वाली लड़कों को अमूमन ऐसी फिल्में पसंद आती हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली। शुक्रिया लड़की, तुमने मुझे लड़का कहा। वो उसके लड़का कहने पर शरारत से बोला। मायशा खिलखिलाई। गलती इंसान से ही होती है, सॉरी मर्दों को। वो भी फ़ौरन शरारती लहजा अपना गई। ना ना ना, जो पहले कह दिया मैंने वही मान लिया। वो भी उसकी बात पकड़ चुका था। ले भला, आप किस कदर एज कॉन्शियस हैं, लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। वो मसनूई हैरत से बोली। खैर लड़के साहब, मुझे फ़िल्म का नाम बताइए। उसके हंसने पर वो हैरत ख़त्म करती जल्दी से बोली। ओके, इंटरनेट पर सर्च करो, बहुत ही बेस्ट मूवी है। इंटरटेनमेंट मेरी फेवरेट हीरोइन कैथरीन ज़ेटा जोन्स की है। आई बेट तुम एक लम्हे के लिए भी मूवी देखते बोर नहीं होगी। मायशा ने उसके बताते साथ ही सर्च करना शुरू कर दिया। फेवरेट हीरोइन पर उसका माथा टनका। कोई हॉरर मूवी तो नहीं है? मैं बता रही हूँ, अगर हॉरर हुई तो मैंने आपके घर आ जाना है। सर्च करते साथ साथ वो उसे धमकाने लगी। अरे नहीं यार, कोई हॉरर नहीं है, बल्कि स्पेंस है। उफ़, क्या याद करवा दिया, अब तो मैं भी लगाने लगा। चलो तुम भी इंजॉय करो, मैं भी मूवी इंजॉय करता हूँ, सुबह रिव्यूज़ लूँगा। उसे तजस्सुस में लगाकर वो फ़ोन बंद करके खुद भी लैपटॉप लिए लाइट्स ऑफ करके बेड में बैठ गया। दूसरी जानिब मायशा का दिमाग फेवरेट में अड़ा हुआ था।
मूवी शुरू हो चुकी थी। लड़की तो वाकई खूबसूरत थी, आवाज़, अंदाज सब दिल लुभाने वाले थे। कुछ सोचकर मायशा ने मोबाइल पकड़ा, व्हाट्सएप पर फरजाद का नंबर निकाला। आपकी चॉइस अच्छी है, वरना हीरोइन बस ठीक ही है। महवियत से मूवी देखते उसकी नज़र पास रख के मोबाइल की रोशन होती स्क्रीन पर पड़ी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ते व्हाट्सएप खोला। मायशा के मैसेज में जो जेलसी की बू आ रही थी वो फरजाद को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। सुधर जाओ यार, इतनी प्यारी सी तो है। उसका मैसेज पढ़कर मायशा ने मुंह बनाया। हाँ, मैं वाकई बहुत प्यारी हूँ, कोई शक नहीं। वो फ़ौरन उसकी बात का रुख अपनी जानिब मोड़ गई। चुप करके अब मूवी देखो, दिमाग मत खाओ। हस्बे तवक्को अगला मैसेज डांट से भरपूर था। मायशा ने मोबाइल रखकर तवज्जो स्क्रीन की जानिब मबजूल की। दिल में वो दाद दिए बगैर न रही कि मूवी वाकई बहुत दिलचस्प थी। सर, कोई फरहत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो स्टूडियो में मसरूफ़ था जिस वक्त मैनेजर की कॉल आई। हाँ, भेज दो। फरहत बहुत मकबूल प्रोड्यूसर था, अक्सर फरजाद से मुलाकात रहती थी। कीबोर्ड को साइड पर करके उसने साहले को इत्तला दी। एक नज़र उस रूम की जानिब देखा जहाँ मायशा रियाज कर रही थी। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते फरहत को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। आइए जनाब, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? खुशदिली से कहते वो उससे बगलगीर हुआ। फरहत अकेला नहीं था, किसी मोबाइल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी उसके हमरा था। इनसे मिले, ये मशहूर मोबाइल कंपनी के मैनेजर हैं, ज़ीशान लगारी। फरहत ने उसका तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू। फरजाद खुश इखलाकी से मिला। प्लीज़ बैठें। उनके पीछे मौजूद सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। फरहत ने सोफ़े पर बैठते साथ ही कोने वाले कमरे से आती मायशा की आवाज़ को बड़ी दिलजमी से सुना। ये वही सिंगर है जिन्हें तुम अमेरिका से लाए हो? उसके सवाल पर फरजाद ने इस बात में सर हिलाया। भाई धूम मचा दी इस लड़की की आवाज़ ने। वो भी उससे मुतासिर लग रहा था। ऐसा ही है, फरजाद ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ समेटी। और तुम हीरो को ढूंढ ही लाते हो कहीं ना कहीं से। वो मुस्कुराती नज़रों से उसे दाद दे रहा था। यही तो फ़न सीखा है। बायां बाजू मोड़कर सोफ़े की हत्ती पर कूहनी टिकाए, हाथ की मुट्ठी बनाए, थोड़ी पर जमाए बैठा। वो पूरी तरह उनकी जानिब मुतवज्जो था। कोई चाय पानी हो जाए? साहले ने हक़ मेज़बानी अदा की। कॉफ़ी अगर मिल सकती है तो ज़बरदस्त हो जाएगा, फरहत ने बेतकल्फ़ी से कहा। ज़रूर, क्यों नहीं, साहले ने कहते साथ ही मैनेजर को कॉल मिलाई। 5 कॉफ़ी भेज दो। फ़ोन बंद करके वो भी उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। आजकल क्या चल रहा है? साहले ने सवाल किया। बस यार, एक ऐड बनाना है उनके लिए, उसने ज़ीशान की तरफ इशारा करते बताया। अभी वो मज़ीद कोई बात करते कि कोने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर मायशा अपने ध्यान में बाहर आई, मगर सामने मौजूद 2 अजनबी शक्लों को देखकर यकदम रुकी। वो भी दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। फरजाद उसकी झिझक भांपते अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो दोनों भी खड़े हो चुके थे। आओ मायशा, ये हमारी इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर सर फरहत है, और साथ में ज़ीशान, एक मशहूर मोबाइल कंपनी के मैनेजर। फरजाद ने उनका तारुफ करवाया। हेलो। उनके हेलो के जवाब में मायशा ने सर हिलाकर हेलो कहा। आहिस्ता कदमों से चलती फरजाद के बराबर उसी के सोफ़े पर बैठ गई। हम असल में इन्हीं की वजह से यहाँ आए हैं। फरहत की बात पर मायशा ने कुछ चौंक कर फरजाद की जानिब देखा, जिसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। एक तो हम चाहते हैं कि तुम इस ऐड का जैंगल गाओ, बनाओ, जैसे दूसरे मायशा ना सिर्फ आवाज़ का जादू जगाए बल्कि इसमें एक्ट भी कर दे, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। फरहत की बात पर मायशा ने एकदम फरजाद की जानिब कुछ परेशान नज़रों से देखा। उसने कभी एक्टिव मॉडलिंग नहीं की थी, कजा के ऐड में परफॉर्म करे। फरजाद ने भी उसकी आंखों की परेशानी बहुत अच्छे से पढ़ ली। मायशा ने कभी एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं की है ना? फरजाद को उसके चेहरे पर फैली सरासमगी देखते समझ आ गई कि बात अब उससे ही संभालनी पड़ेगी। जी, मैंने कभी कैमरे को फेस नहीं किया। मायशा ने भी सहूलत से उसकी बात की तस्दीक की। मैं जंगल गा दूंगी, लेकिन सॉरी, परफॉर्म नहीं कर सकती, उसने झिझकते हुए इनकार किया। देखिए मैम, हम बहुत आस और उम्मीद लेकर आए, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप घबराएं नहीं, हम सब आपको गाइड करने के लिए होंगे। वो उसकी घबराहट समझ रहा था। हमें सिर्फ फीमेल नहीं, मेल वॉइस की भी ज़रूरत है, और कुछ दिन पहले ही सर की गायकी से आशना होने का इत्तेफाक हुआ, तो क्यों ना आप दोनों इस ऐड में गाकर और परफॉर्म करके 4 चांद लगा दें। ज़ीशान ने पहली बार बातों में हिस्सा लिया। ग्रेट आइडिया। फरहत भी हैरान कुन अंदाज में बोला। कोई ग्रेट आइडिया नहीं, तुम्हें पता मैं इन सब फजूलियात से दूर रहता हूँ। वो एकदम बात का रुख बदलते देखकर संजीदा हुआ।
सर प्लीज़, एक ऐड की ही तो बात है और चंद मिनट्स की अपीयरेंस होती है उसमें। हम कौन सा 3 घंटे की मूवी का कह रहे हैं। वैसे भी आप दोनों को लोग इकट्ठे देखकर बहुत पसंद कर रहे हैं। ज़ीशान की बेख्तियारी में कही बात ने मायशा और फरजाद को लम्हा भर के लिए सुन किया। तुम वैसे भी 1-2 एड्स में काम कर चुके हो, एक तो मेरा ही बनाया हुआ था। फरहत ने एकदम उसे कतराते हुए याद दिलाया। यार वो जवानी की बेवकूफ़ी थी, वो पूरी कोशिश कर रहा था दामन बचाने की। तो अब तुम कहाँ से बूढ़े हो गए हो, एक बेवकूफ़ी और सही। कॉफ़ी आते ही उनकी बातों का रुख बदला। जी मैम, तो आपका फ़ाइनल है। प्लीज़ आप लोग भी इसे मनाने की कोशिश करें, हमें कोई जल्दी नहीं। 1-2 दिन तक सोच कर जवाब देना। वो दोनों उठते हुए उसे शदीद मुश्किल में डाल गए। मायशा हिचकिचाते हामी भर चुकी थी, मगर उम्मीद भरी नज़रों से फरजाद को देखती रही कि वो भी हामी भर ले, मगर वो तो टस से मस ना हुआ। वो दोनों तो चले गए, मगर मायशा उसके पीछे पड़ गई। क्या है, एक ऐड कर लेना मेरे साथ, नहीं तो मैं भी साफ साफ जवाब दे दूँगी। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। नहीं यार, फजूल है ये सब। वो बेजारी से बोला। तो फिर मैं भी इनकार कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी, तुम कर लो। वो उसे समझाने लगा। जब एक चीज़ आपके लिए फजूल है तो मेरे लिए ठीक है क्या? क्या ये फेयर है? वो नाराज़ नज़रों से उसे देखते हुए बोली। आप भी तो समझाइए ना इन्हें। वो साले को भी बीच में घसीटने लगी, मगर वो जानता था कि जिस चीज़ को फरजाद ना कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसके मुंह से हाँ नहीं करवा सकती। मायशा, ज़िद नहीं करो, मैं हूँगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी। वो उसे रसान भरे लहजे में बोला। कुछ देर की तो बात है, कौन सा हमें लंबी सी फिल्म करनी है, कैड ही तो है ना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो मुसलसल प्लीज़ की तकरार करती उसका ज़ब्त आजमा थी। स्टॉप इट मायशा, नहीं कह दिया ना तो बात ख़त्म करो। लीव दिस नाउ, जाओ अपनी जगह पर। साले रिकॉर्डिंग शुरू करो। उसे बुरी तरह झड़क कर वो कीबोर्ड की जानिब मुतवज्जो हुआ। साले ने अफसोस से उसे और फिर बेयकीन नज़रों से उसे देखती मायशा को देखा। यकीनन वो फरजाद से इस लहजे की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसकी धार पर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। इसी खामोशी से उठकर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी, चेहरा बिल्कुल सपाट था। इसके बाद सिवाय काम के उनके मबैन सारा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम में रिक्शा ढूंढ ढांड कर उसके ऑफिस पहुंच चुकी थी। सरमाइशा की कोई रिश्तेदार आई हैं। मैनेजर की कॉल पर उसे याद आया कि उसके पप्पू ने आना था। ओके, तुम उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाए, मैं मायशा को भेजता हूँ। उसे हदायत देकर फरजाद ने फ़ोन बंद किया। तुम्हारी पप्पू आई हैं, संजीदा लहजे में उसे मुखातिब किया, जो कब से सिवाय काम के उससे और कोई बात नहीं कर रही थी, हत्ता कि उसे देखने से भी एतराज़ बरत रही थी। आ जाओ, वो बाहर बैठी है। वो उसके हमरा वेटिंग एरिया में आया। मायशा खामोशी से किसी रोबोट की तरह उसके साथ चल रही थी। वेटिंग एरिया में पहुंचते ही उसे एक कुर्सी पर रिमशा बैठी नजर आई। सालों बाद उस मेहरबान औरत का चेहरा देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। उनकी गोद ने उसे संभाला था, वो क्यों उस औरत की कदर करती। फुफ्फो, लर्जते आंसू से पूर्णम लहजे में कहती। वो उनके करीब आए, जो ग्लास वॉल से बाहर सड़क को देख रही थी। मायशा के पुकार पर तड़प कर मुड़ी। मायशा मेरी जान। तेजी से उठकर वो उसे करीब आती बेकरार नज़रों से उसे देख रही थी। आंसू गालों पर रवां दवां थे। मायशा का भी हाल कुछ कम नहीं था। फरजाद खामोशी से उसकी पुश्त पर खड़ा ये जज्बाती मंजर देख रहा था। मेरी जान कितनी बड़ी हो गई है। उसे अपने साथ भींचते वो शिद्दत से रो पड़ी। उनके गले लगते ममता की मोहब्बत का शिद्दत से एहसास हुआ, जिसे छोड़कर वो असल माँ की जानिब बढ़ी थी, जहाँ ये सब बर्फ़ में लिपटा मिला था। सर्द जज्बात, मुंजमिद एहसासात, मोहब्बत की गरमाइश तो वो पीछे छोड़ आई थी, जो इतने सालों बाद आज उसे मोम कर रही थी, पिघला रही थी। आई एम सॉरी, उनसे माफ़ी मांगी। ना मेरा बच्चा, किस बात की सॉरी? उसे खुद से पीछे करते उसका मुतरम चेहरा दोनों हाथों में थामा। मैं आपको छोड़ गई, काश आप मुझे रोक लेती, ज़बरदस्ती कभी ना जाने देती। वो रोते उस वक्त को कोस रही थी जब वो यहाँ से गई थी। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते। वो परेशान सी हुई, कुछ भी तो नहीं जानती थी कि वो वहाँ किस हाल में रही थी। क्या हुआ, भाभी तुम्हारे साथ नहीं? वो बेचैन हुई। ना कभी मेरी माँ मेरी थी, ना कभी बाप। वो रोते हुए ज़िंदगी का वो तल्ख एतराफ़ कर रही थी जिसने उसे रोल दिया था। आप प्लीज़ बैठिए। फरजाद को एकदम मुदाखलत करनी पड़ी। मायशा की गैर हालत उसे बुरी तरह तकलीफ़ से दो चार कर रही थी। आप कहाँ रहती हैं, मैं आपसे मिलने आऊँगी। मायशा को एकदम एहसास हुआ यूँ अभी उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं। सॉरी बेटे, मैं आपसे सलाम दुआ करना भूल गई। चेहरा साफ करते वो फरजाद की जानिब मुतवज्जो हुई। कोई मसला नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो उन्हें शर्मिंदगी से बचा गया। आप मेरा एड्रेस लिख लो। उन्होंने फरजाद को एड्रेस लिखवाया। अभी मेरे साथ नहीं चल सकती? वो आज से बोली। नहीं पुप्पो, अभी काम है, मैं 1-2 दिन में आऊँगी। आप मेरा नंबर नोट कर लें। उसने सहूलत से अभी इनकार किया। अभी सोचना था उन्हें कितना और किस हद तक अपना माजी बताए।
हाँ हाँ, उन्होंने तेज़ी से मोबाइल निकाल कर नोट किया। उसके लिए वो वेटिंग एरिया में ही बैठ गई। फरजान ने चाय मंगवा ली, खुद भी वो वहीं मौजूद रहा। उनसे उनके घर, शौहर और बच्चों का पूछने लगा। कुछ देर बाद वो मायशा से अपने घर आने के बहुत से वादे लेकर गई। आप फिक्र मत करें, मैं खुद इसे आपके पास मिलाने लाऊंगा। फरजान ने मोहब्बत से उन्हें यकीन दिलाया। जीते रहो, हर मुराद पाओ। वो मोहब्बत से उस खूबरू जवान मर्द को मायशा के हमरा खड़े देख कर दिल में न जाने क्या क्या दुआएं करने लगे। कुछ देर बाद वो उन्हें सी ऑफ करके वापस स्टूडियो की जाने बढ़े। जब फरजान ने उसकी हालत के पेश नज़र उसे तसल्ली देने के लिए हाथ थामा, जिसे वो बड़ी सहूलत से फरजाद के हाथ से निकाल कर सीने पर दोनों बाजू बांधकर उसे नज़रअंदाज करती अंदर बढ़ी। फरजाद ने बुरी तरह उसकी नाराज़गी महसूस की। वापसी पर भी वो फरजाद की बजाय साले के साथ गई, ये कह कर के मुझे सफ़ीना से कुछ काम है। रात तक वो बेचैन रहा। घर आकर भी एक दो बार मायशा को कॉल की, मगर उसने नहीं उठाई। यार इतना क्या कह दिया मैंने, वो सर पकड़ कर बैठ गया। साले को फ़ोन मिलाया। हेलो, मायशा तुम्हारी तरफ ही है? छूटते ही सवाल किया। साले ने अब्रू अचकाई। नहीं, वो हमारी तरफ आई ही नहीं। गाड़ी में बैठकर बोली, मुझे अपार्टमेंट छोड़ आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल सफ़ीना से मिल लूँगी, उसने साफ अंदाज में बताया। तेरा दिमाग हिला हुआ तो नहीं? एकदम वो फरजाद पर चढ़ दौड़ा। क्यों? फरजाद के माथे पर बल पड़े। किस बुरी तरह तूने डांटा था, और वहाँ सिर्फ मैं और तुम नहीं, बाकी ऑर्केस्ट्रा भी बैठा हुआ था। साले ने उसे उसके लहजे की बदसूरती का एहसास दिलाया। यार वो एकदम पीछे पड़ गई थी, जबकि तुम्हें पता मैं ज़्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करता। मेरे म्यूज़िक के हवाले से और बात है, मगर एक्टिंग वगैरह। और फिर एक का काम करो, 10 हैविंग नाराज़ हो जाते, पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट उन्हें याद आते हैं। वो सफाई देने लगा। मगर तू आराम से ये बात बाद में उसे समझा देते, यूँ चीखने की क्या बात थी? वो ना समझ है, एकदम चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हो जाती है, अभी ठहराव आने में वक्त लगेगा। साले की बात से पहले ही उसे मायशा की नाराज़गी इस सब का एहसास दिला चुकी थी। हाँ, मैंने गलत किया है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही मेरा। आखिर फरजाद को साले को बताना पड़ा, जिस पर उसका बेसाख्ता कहका गूंजा। हाय हाय, मोहब्बत ने किसी काम का ना छोड़ा। वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, जाहिर है वो हमारे साथ काम करती है, दोस्ती है। तुम ज़रा जाकर ठंडा पानी पियो, होश ठिकाने पे नहीं लग रहे तुम्हारे। लगता है सफ़ीना ने कमरे से बाहर निकाल दिया है। फ़ौरन से वो उसे अपने ख्याल में सिमटा। अपने मुस्तकबिल का नक्शा मुझे न बता, वो कहाँ बाज आ रहा था। फरजाद को अब एक और गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे साले को फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था। तुम अपना कमीनापन होल्ड करो, सुबह तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत उतारूंगा। अम्मी की कॉल आ रही है, बाय। सर झटक कर साले बेगम का फ़ोन उठाया। कैसी हैं? आपका एक अदद बेटा भी इस दुनिया में होता है, जिससे नवासों की मोहब्बत में लग कर आप बिल्कुल भूल चुकी हैं। मोहब्बत से माँ की आवाज़ सुनते ही शिकवा किया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्यों भूलूंगी तुम्हें? लहजे में नाराज़गी समोई। एक हफ्ते से आपने मुझे कॉल नहीं की, 2-3 बार फ़ोन किया, सकीना से बात हुई बस। उसकी बात पर वो हंस पड़ी। तुम्हारे होंगे ना, तब मेरी बेटियां भी यही शिकवा करेंगी कि पोते पोतियों में लगकर बेटों को भूल गई। मुझे वहाँ से ना हिलाने के इंतज़ाम करो ना फिर। वो हंसते हुए उससे उस मसले का हल बताने लगी जो उसके लिए हल हरगिज़ नहीं था। काश कि मैं बच्चे डाउनलोड कर लेता, वो बेचारगी से बोला। हट पागल, शादी करो। उनका हल उससे मज़ीद मुश्किल में डाल गया। खफा सा चेहरा ख्याल के पर्दों पर लहराया, जिसे उसने बुरी तरह झटका। अम्मी प्लीज़, इस टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं हो सकती? अच्छा, आप कब तक आ रही हैं? वो फ़ौरन बात बदल गया। आ जाऊंगी। तुम कौन सा शादी करने वाले हो कि लड़की देखने भागी चली आओ? उनके लहजे में खफगी दर आई। उफ, एक तो सबको मेरी शादी की पड़ी है। चलिए ठीक है, सबको मेरा सलाम कहिएगा और प्लीज़ जल्दी आइएगा। इससे पहले कि एक लंबी बहस होती, उसने फ़ौरन बात मुख्तसर करके फ़ोन बंद किया। एक बार फिर मायशा का नंबर मिलाया, लेकिन बेसूद। फ़ोन रखकर वो सोने के लिए लेट गया, ये सोच कर कि अब सुबह ही बात करेगा। फॉरगेट द रिस्क्स एंड ड्राइव इनटू डार्क। विल फॉरगेट हाउ वी फील, लेट द लाइट्स डिज़ॉल्व and leave them in the past. Pull me back, let me in. Tell me everything that scares you. What keeps you up? What brings you down? Can I be the one to turn his back around? To turn his back around. सुबह वो मुंतशिर जहन के साथ जॉगिंग करके पार्क पहुंचा। मायशा ने रात उसके किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया था, हालांकि वो सब सीन कर चुकी थी। फरजान ने सुबह उठते जैसे ही फ़ोन देखा, व्हाट्सएप पर सब मैसेजेस के
टिक्स ब्लू शो हो रहे थे, जिसका मतलब था वो मैसेजेस देख चुकी है। फरजाद जबड़े भींचकर जॉगिंग के लिए तैयार हुआ। अभी एक चक्कर भी पूरा नहीं लगा पाया था कि यूं ही दाएं जानिब निगाह गई, जहाँ एक दरख्त के नीचे बेंच पर उसे मायशा का गुमा हुआ पाँव को यकदम ब्रेक लगाया। तनफ्फुस फूला हुआ था। रुक कर देखा तो सर झुकाए ट्रैक सूट में वही थी। लब भींचकर वो तेज़ कदमों से उसके जानिब बढ़ा। कब से बैठी हो यहाँ? उसके सर पर पहुँचते पूछा, मगर जवाब नदारद। तुमसे बात कर रहा हूँ। अब की बार अनु उसके पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बोला, जो मुसलसल सर झुकाए हुए थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? उसके सर पर पहुँचते वो उसे घूर कर देख रहा था, जो ब्लू ट्रैक सूट पहने, बालों की ढीली पोनी टेल बनाए। उसकी आवाज़ पर चौंकी, सर उठाकर उसकी जानिब देखने की बजाय बाएं जानिब भागते दौड़ते लोगों को देखने लगी। मायशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, क्यों कर रही हो ऐसे? उसके लहजे में बेबसी सिमट आई। आप मुझसे ये पूछने का हक नहीं रखते। क्या मैंने आपसे पूछा कि कल आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया? नहीं ना, तो आप भी ऐसा कुछ नहीं पूछ सकते। झटके से सर उसकी जानिब घुमाया। फरजाद उसकी सूजी और लाल आंखें देखकर पशेमान हुआ। आई एम सॉरी यार, तुम एकदम इंसिस्ट करने लग गई। पहले फरद सर खा कर गया और फिर तुम आपने सबके सामने डांट कर हिसाब बराबर कर लिया। वो शदीद खफा थी। उसकी बात काट कर बोली, और फिर कॉल्स भी शायद मैं ही गरीब तुम्हें करता रहा। मैसेजेस किया तुमने, किया? क्या किया? इतना इग्नोर? वो भी उससे जवाब तलबी करने लगा। तो क्या करती? सबके सामने रोती तो आपने ही डांटना था। ये कमज़ोर लोगों जैसी हरकतें मेरे सामने मत करो। मैं तो सर पाँव तक आपको वैसे भी दिखती हूँ। इतनी बुरी हूँ तो क्यों उठा कर लाए वहाँ से? एक ज़रा सी ख्वाहिश की थी आपने तो उसे डांटा, ऐसे डांटा जैसे किसी गुनाह का कह दिया मैंने। आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। हालांकि उसने सोच रखा था कि उसके सामने बिल्कुल नहीं रोएगी, लेकिन ये कमबख्त आंसू उसी शख्स के सामने बहे होते हैं। तो इसकी तुमने मुझे ये सज़ा दी कि मुझसे बाइकआउट कर लिया। वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला, हाँ तो अब और क्या करती? जब मुझे गुस्सा है तो है, चाहे सामने वाला मुझे कितना ही प्यारा क्यों ना। जब उसने मुझे हर्ट किया तो मेरा दिल करता है वो मुझे नज़र भी ना आए। वो मज़े से रोते दिल की बातें बताने लगी। और अभी भी मुझे इसीलिए नहीं देख रही कि मैं शदीद बुरा लग रहा। वो जैसे उसके अंदर बैठा उसे पढ़ रहा था। हाँ, नज़रें मुसलसल इधर उधर फेर रही थी। तो मनाने के लिए फ़ोन किया था। एक बार वो उठा लेती तो सारी रात रोना न पड़ता। वो अब की बार उसे बाजू से उठाकर अपने मुकाबिल खड़ा करते उसके आंसू साफ करने लगा। मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती। एक दो बार किया था, आज तक कभी दोबारा अपने वो ऐड नहीं देखे। इतना बुरा मुझे अपना आप उनमें लगा। मैंने वहाँ तुम्हारे साथ ना होने से तो इनकार नहीं किया था ना। जब मैं होऊंगा फिर क्या ज़रूरी है कि तुम्हारे बराबर कैमरे के सामने खड़ा हूँ या पीछे तुम्हारे आसपास होऊंगा? क्या ये काफ़ी नहीं? मोहब्बत से उसके आंसू साफ करते नरम लहजे में कहा, जो अभी भी नज़रें झुकाए उसे देखने से एतराज़ कर रही थी। माइश, अब मार खाओगी। लुक एट मी। उसकी नज़रों का खुद पर ना पड़ना अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। फिर डांट रहे हैं। मुंह फुलाकर नम बलके उठाकर तीखी नज़रों से उसे देखा। अब ऐसे भी मत देखो, बहंगी लग रही हो। उसका कहना था कि मायशा सब नाराज़गी छोड़ छाड़ सदमे की हालत में सीधी हो गई। सच बताएं, उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली, जो बड़ी मुश्किल से उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते मुस्कुराहट लबों में दबाए उस सर हिला रहा था। मोबाइल। पीछे मुड़कर बेंच पर मोबाइल ढूंढा। फिर याद आया, मोबाइल दें। फरजाद मज़े से उसकी बौखलाई हालत एंजॉय कर रहा था। जैकेट की जेब से मोबाइल निकालकर उसके हाथ में थमाया। मायशा ने झट खोलना चाहा, मगर लॉक लगा था। साइड से कैमरा ऑन करके उसका रुख अपनी जानिब किया। कैसे देखा था मैंने? फरजाद का दिल चाहा ऊंची कहका लगाए, मगर वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। वो दोबारा उसकी नाराज़गी और वो भी इतनी जल्दी अफोर्ड करने के मूड में नहीं था। ऐसे खुद ही सवार करके खुद ही वैसे ही गुस्से से कैमरे में देखा। वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। झूठ बोला है, कोई बहंगी नहीं लगती। एक बार वैसे ही देखकर उसे तसल्ली हुई। गुस्से से मोबाइल हाथ में थाम कर उसके बाजू पर वहीं बंद मुट्ठी मारी। अब हो गई नाराज़। अब की बार वो खुलकर हंसता। बाजू मोड़कर उसकी गर्दन पकड़ी। उफ, गर्दन तो छोड़े, कभी डांटते कभी तशद्दुद करते। लोगों देखो, ये जालिम शख्स मेरा दोस्त होने का दावेदार है। वो जानबूझकर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें एक लगा भी सकता हूँ। आइंदा तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया, लड़ो, गुस्सा करो, चीखो चिल्लाओ, लेकिन आइंदा ये खामोशी नहीं दिखाना। उसकी गर्दन से बाजू हटाकर अब की बार उसे सामने करते दोनों बाजुओं पर हाथ जमाए संजीदगी से कहता वो मायशा को उस लम्हा सबसे अपना लगा। तो फिर आप मेरे साथ ऐड कर रहे हैं ना? उंगली उठाकर पूछा। यार, उसकी तान वहीं
अटकी देखकर फरजाद का दिल किया सर पीट ले। तुम फिर वही बात कर रही हो, गुस्सा दिलाने वाली। आंखें निकाले। आप फिर वही बात कर रहे हैं, लड़ाई वाली। प्लीज़ एक कर लें, आइंदा तो मैं भी नहीं करूँगी, और अब भी करूँगी तो बस आपके साथ, वरना नहीं। वो अपना आत्मी फैसला सुनाते बोली। उसके दाएं जानिब आते बाजू दोनों हाथों से थामे उसके हम कदम हुई। दोबारा ऐसी जिद नहीं करनी, हर जिद पूरी करने के लिए नहीं होती, ये पहली और आखिरी बार है। उसके साथ चलते उसे टेढ़ी नज़र से घूरा। ओके डन, वो फर्मा बरदारी से बोली। कब उठी थी? इसलिए वो वापसी के रास्ते पर था। सोई ही कब थी? वो फीकी सी हंसी हंसकर बोली। फरजाद गुंग रुक कर उसे देखेगा। तुम पागल हो, एकदम उसे साथ लगा। कोई इतना भी जज्बाती हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसे सबके सामने बिहेव करेंगे। ठीक है, गलती मेरी भी थी, मुझे ये सबके सामने इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा अभी ताज़ी बात है, ज़ोर दूंगी तो आप मान जाएंगे। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आप मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। बस इसी गुमान में वो सब कर गई। उसके साथ लगे चलते हुए वो कल की कैफियत बताने लगी। लहजा किसी कदर टूटा हुआ था। बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती। उन्हें कहीं ये भी मालूम होना चाहिए कि जो उनकी बहुत परवाह करते हैं वो कभी बात नहीं भी मान सकते। ये चीज़ सब्र सिखाती है। वो रसानियत से बोला। मैं बच्ची नहीं हूँ, वो मुँह बनाकर बोली। जी दादी अम्मा हैं आप। अभी कुछ देर पहले अपनी बहंगी आंखें देखने के लिए कौन बंदरों की तरह उछल रहा था? वो उसे जताते हुए बोला। उसकी बंदर कहने पर मायशा का मुंह खुल गया। मैं बंदर लगती हूँ आपको? वो हैरत की ज़्यादती से बोली। नहीं, बंदरिया। बस अब सुबह सुबह इतनी तारीफ़ें मत करवाओ अपनी। उसका खुला मुंह देखते हंसते हुए उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर ऊपर किया ताकि मुंह बंद हो। आप ना बहुत लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं। उसका बाजू झटके से कंधे से हटाते फासला पैदा किया। तुम्हारी लड़ाई निकालता हूँ मैं। फरजाद उसकी नाराज़गी को अब खातिर में लाए बगैर फिर से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू जमा चुका था। कौन सी मूवी देखी है रात को? सुबह सुबह एक हसीन लड़की की गर्दन दबाने का शौक चढ़ गया है। मायशा क्या हो बका जा रही थी। हसीना जब उल्टी बातें करेगी तो उसके साथ यही सलूक होगा। अब की बार बाजू हटाकर उसी हाथ से उसका हाथ मजबूती से थामा। मायशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या उसकी नाराज़गी उसके लिए इतनी अहम थी? उसे एकदम लगा वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। उसकी नज़रों ने नरमी से उस मेहरबान के चेहरे को छुआ। उसे नॉर्मल करके फरजाद को लगा रात कल की बेचैनी को सुकून मिल गया है। सारी रात अगर वो नहीं सोई थी तो वो भी सुकून में नहीं था। हाँ, उसकी वजह से कोई दुखी होता था तो वो परेशान हो जाता था, मगर इस कदर बेचैनी कभी नहीं हुई थी। तुम्हारी वजह से सर में दर्द हो गई है। उसके एक और इल्ज़ाम पर मायशा की भौं में तनी। खफा थी तो सुकून नहीं, अब बोल रही हो तो सर में दर्द हो रहा है। वो दांत कचकचा कर बोली। चलो जाकर कॉफ़ी बनाओ, रेडी होकर आओ। कॉफ़ी समेत असल बात अब मुँह से निकाली। ये कॉफ़ी की दर्द है। वो सर हिलाकर ऐसे बोली कि अब समझ आई है असल बात क्या है। फरजाद उसके अंदाज पर हंसा। क्या हुआ है? जब से वो ऑफिस से आए थे वो खुश भी दिखी, मगर आंखें बहुत सा रोने की चुगली खा रही थी। आपको पता है आज मैं किससे मिली? रात में खाना खाने और बच्चों को सुलाने के बाद वो अपने कमरे में आई। जब रहील को पूछने का मौका मिला, खुशी से तमतमाते चेहरे से वो उनकी जानिब मुड़ी जो पास ही बेड पर बैठे मोबाइल पर मसरूफ़ थे, मगर उस वक्त मुकम्मल तौर पर रिमशा की जानिब मुतवज्जो थे। किससे मेरी प्यारी बेगम मिली हैं कि चेहरे की रोशनी बढ़ गई है। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उन्हें देखकर बोले। मायशा से। मुख्तसर से जवाब ने उन्हें शदीद हैरत में मुब्तला किया। मायशा? कहाँ? इधर पाकिस्तान में? रहील की भी खुशी दीदनी थी। उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। उसके जाने पर वो भी उसी कदर उदास थे जितनी रिमशा थी। उन्होंने कहीं बार उन्हें कहा भी कि वो अपने तौर पर रिमशा से रब्ता करते हैं, मगर रिमशा ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उसे 2 कश्तियों का सवार नहीं बनाना चाहती। अगर वो एडजस्ट न कर सकी तो उनके घर के दरवाजे तो उनके लिए वैसे भी खुले हुए हैं, मगर उसके रब्ता न करने पर वो यही समझे कि शायद वो वहाँ पर एडजस्ट कर गई है। जी यहीं पाकिस्तान आई हुई है। हमारी बेटी तो बड़ी मशहूर सिंगर बन गई है, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही आई है। मैंने भी उसे चंद दिन पहले एक शो में देखा और फिर उस तक पहुंचने के लिए किस किस से रब्ता किया वो सब बताती चली गई। यार मुझे भी बता देती, मैं भी अपनी बेटी से मिल लेता। उनके लहजे में मायूसी सी तरह आई। अरे वो आएगी ना मिलने, और अब तो मैं उसे यहीं रख लूँगी, वापस नहीं जाने दूँगी। वो सभी दिन याद करते उनकी
आंखों में आंसू भर आए। जब जब उसे याद किया तो रोज़ उसका कमरा साफ करती। वो कमरा उन्होंने अपने किसी बच्चे को नहीं दिया था। बहुत बार उनकी बेटी ने ख्वाहिश भी जाहिर की कि उसे ये रूम बहुत पसंद है, मगर रिमशा ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। मुझे यकीन था मेरी बेटी किसी दिन ज़रूर वापस आएगी, मुझसे मिलेगी। राहिल ने बढ़कर रोती हुई रिमशा को अपने हसार में लिया। हौसला रखें, इंशाल्लाह वो ज़रूर यहाँ आएगी और पहले की तरह रहेगी। क्या करती है वो वहाँ? उसकी माँ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? कुछ बताया उसने? उनके सवालों पर वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मसरूफ़ थी वो रिकॉर्डिंग में। कहने लगी, पुप्पो आऊँगी, फिर सब बताऊँगी। आंसू साफ करते वो गलोगीर लहजे में बोली, फ़ोन नंबर है उसका? राहिल के सवाल पर उन्होंने फ़ौरन इस्बात में सर हिलाकर व्हाट्सएप नंबर निकाला। कुछ देर पहले ही उसने उससे बात की थी। देखे कितनी प्यारी होगी हमारी बेटी। डीपी पर मौजूद उसकी सफ़ीना की बहन के निकाह की तस्वीर उसने लगा रखी थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची। राहिल की भी आंखें नम हुई। कितनी बड़ी हो गई है। वो मोहब्बत और शफकत आंखों में समोए मुस्कुराते लहजे में बोले, कह रही थी 1-2 दिन में आऊँगी। किसी कमर्शियल का कल से शूट शुरू होने वाला है, वो कर ले, फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएगी। उनकी बात पर राहिल ने सर हिलाया। जहाँ रहे खुश रहे, दिल से उसे दुआ दी। वो दोनों उस वक्त सेट पर मौजूद थे जहाँ उनके साथ मज़ीद 2 और लोगों ने भी काम करना था। वो भी पेयर में ही थे, मगर लीड में मायशा और फरजाद थे। दोनों तैयार एक साइड पर बैठे थे, जबकि दूसरे कपल के नखरे ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। वो दोनों ही कोई मशहूर एक्टर्स थे, नए नए मशहूर हुए थे। मायशा ने एक नज़र बेसहार बैठे फरजाद को देखा, जो अब अपना राइटिंग पैड और कलम पकड़े कोई धुन लिख रहा था। सारी रात लगाकर उसने जंगल तैयार किया था। मायशा उसके साथ ही स्टूडियो में थी। दोनों ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। फ़रत और ज़ीशान को बेहद पसंद आया था। उन्हें पूरा यकीन था जैसे ही ये इश्तिहार ऑनलाइन हुआ सबकी ज़बान पर जल्दी चढ़ जाएगा। चंद चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखना। पेन को बंद करते वो मायशा की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो शर्मिंदा सी बैठी थी। उससे फरजाद को फोर्स नहीं करना चाहिए था। इस इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें सर्वाइव करने के लिए बहुत अहम है, और अगर तुमने अभी से इख्तियार कर ली तो मैं आसमान की बुलंदियों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो दोनों पास पास कुर्सियों पर बैठे थे। कौन सी? मायशा ने इश्तियाक से पूछा। फरजाद को उसकी ये बात बहुत पसंद थी कि वो हमेशा नई चीज़, नई बात जाने में तजस्सुस का मुजाहरा करती थी, और शायद यही उसका आगे बढ़ते रहने का राज था। वक्त की पाबंदी, सीनियर्स का एहतराम, फ़ैन से मोहब्बत से पेश आना, इंटरव्यू देते वक्त इंटरव्यू लेने वाले का पूरा सवाल सुनना, उसकी बात ना काटना, और सहाफ़ियों के साथ नहायत तहम्मुल से बात करना। आजिज़ रहोगी तो शोहरत खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। खुद को तोप चीज़ समझने लगोगी, सेकंड्स में आसमान से ज़मीन पर गिरोगी। मायशा ने नहायत तवज्जो से उसकी बात सुनी। जानती हो ये गुर मैंने किससे सीखे? हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखते सवाल किया। किससे? मायशा ने फिर इश्तियाक से पूछा। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड जुनैद जमशेद मरहूम से। मैं कभी उनसे मिला नहीं, मगर उनके इंटरव्यूज़ देखकर ही वो इंसानियत में मेरी बेहतरीन इंस्पिरेशन बन गए। एक बार मोइन अख्तर मरहूम साहब को वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे। तुम सोच नहीं सकती कि उन्होंने कैसे कैसे तल्ख सवाल इंतहाई तल्ख लहजे में जुनैद जमशेद से पूछे, और मैं हैरान था कि ये बंदा इतना पुरसकून और आजिज़ है। मुस्कुराते हुए वो उनकी बातों को सुनते रहे। कुछ तो ख़ास था उनमें कि अल्लाह ने उन्हें अपनी जानिब लगा लिया। मायशा इस बात की गवाह थी कि फरजाद बहुत तहम्मुल से सहाफ़ियों के बात का जवाब देता था, और यही तहम्मुल उसने मायशा को सिखाया था। मुझे भी उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। मायशा ने भी उससे अपनी पसंद शेयर की। कभी इस इंडस्ट्री में आप पर बेगुनाह होते भी बहुत से इल्ज़ाम लग जाते हैं, स्कैंडल्स बनते हैं, मगर कभी तहम्मुल का दामन मत छोड़ना। उसका चेहरा एकदम सपाट हुआ। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए थे? आपने कभी बताया नहीं। एकदम मायशा को ख्याल आया। फिर कभी तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। वो बात टाल गया। आप हर बार ऐसे करते हैं, कभी कुछ नहीं बताते मुझे। अच्छी दोस्ती है। शिकायती नज़रों से उसे देखा। अब यहाँ मजमा में बैठकर बताऊँ क्या? तीखे चतुनों से उसे देखा। अब पूछ के रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। वो वार्न करते हुए बोली। आ जाएं सर। फ़रत के असिस्टेंट उन्हें शूट के लिए बुलाया। सारा वक्त वो दोनों रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ रहे। बाहर निकलते ही सहाफ़ियों का मजमा लगा था। यार कहीं तो बख्श दिया करो। वो शदीद थका हुआ था। हंसते हुए उन सब के माइक्स को देखकर पूछा, जो पहले मैं के चक्कर में सिक्योरिटी के बावजूद अच्छे खासे धक्के लगा रहे थे। मायशा से उसने सबको दूर होने का कहा।
सर, आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है। सोशल मीडिया और अखबारों में आप दोनों की इकट्ठी तस्वीर और अब इस ऐड का सुनकर आप दोनों के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सहाफ़ी के सवाल पर ही दोनों के दिल एक ही लय पर धड़के। क्या कहेंगे? बस उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पसंद किया। मुस्कुराते हुए जवाब देते वो दिल की बातों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। सर, हमने देखा है कि आप मैम आयशा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपकी दोस्ती की खबरें इकट्ठे जॉगिंग करते हुए की भी तस्वीर देखी गई हैं। क्या ये दोस्ती ही है बस? वो जानता था बहुत से पर्सनल अटैक होते हैं। वो दिल की कैफियत को चेहरे पर लाने से बड़ी महारत से छुपा गया, जबकि आयशा भी अनाड़ी थी। इस सवाल पर उसका चेहरा ब्लश किया। भाई, मेरी फैमिली में मेरी माँ और बहनें हैं और हमें यही सिखाया गया कि औरत चाहे अपनी हो या पराई, उसके साथ इज्जत से पेश आना है और इसका ख्याल रखना है। कि आपकी फैमिली में ऐसी कदरें नहीं सिखाई जाती? बड़े तरीके से वो बात का रुख ऐसा फेर गया कि सभी सहाफ़ी जो उसी चक्कर में थे कि किसी तरह उनके ताल्लुक़ को जान सके, फ़रज़ाद के जवाब पर शर्मिंदा से हुए। नहीं सर, वो तो ठीक है, पर वो सहाफ़ी आएँ बाएँ शाये करने लगा। ठीक है, तो फिर मसला क्या है? हाँ, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और दोस्त का ख्याल रखना ही चाहिए। उसके जवाब पर वो सभी लम्हा भर को खामोश हो गए। मैम, आपके लिए पाकिस्तान आना लगता है लकी साबित हुआ। एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, एकदम एक और सहाफ़ी ने आयशा को भी इंटरव्यू में शामिल किया। जी बिल्कुल, ऐसा ही है और खुशी है। मैं बॉर्न पाकिस्तान की ही हूँ, बचपन मेरा यहीं गुजरा, तो खुशी है एक बार फिर इसी से जुड़ गई हूँ। वो भी फॉर्मल अंदाज में जवाब देने लगी। क्या आपका इरादा पाकिस्तान में ही रहने का है? एक और सवाल। नहीं, अभी तो काम की वजह से हूँ, मगर ज़िंदगी कब क्या फ़ैसला करे कुछ कह नहीं सकते। सो लेट्स सी। वो भी महारत से उन्हें मुतमईन कर गई। आप अपनी और सर की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगी? सहाफ़ियों की ज़ीरक निगाह ने आयशा का ब्लश होना नोट कर लिया था। आप सब पसंद कर रहे, इसके लिए शुक्रिया। और वैसे भी उस्ताद के नाम के साथ आपकी पहचान बन जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? उसके जवाब पर फ़रज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट छलकी। गुड गोइंग। दिल ही दिल में उसकी हाजिर जवाबी को सराहा। अब प्लीज़ कुछ सवालात फिर कभी, हम बहुत थक चुके हैं, लिहाजा हमें इजाज़त दें। फ़रज़ाद ने नरमी से सवालात का सेशन बंद करके आयशा का हाथ थाम कर आगे की जानिब कदम बढ़ाए। आई एम इम्प्रेस्ड। गाड़ी में बैठकर वो उसे सराहे बगैर न रहा। थैंक यू। वो भी खुश दिली से अपनी तारीफ़ वसूल करने लगी। रात तक वो बेचैन रहा। घर आकर भी एक दो बार आयशा को कॉल की, मगर उसने नहीं उठाई। यार, इतना क्या कह दिया मैंने? वो सर पकड़कर बैठ गया। साले को फ़ोन मिलाया। हेलो, आयशा तुम्हारी तरफ ही है? छूटते ही सवाल किया। साले ने अब्रू अचकाई। नहीं, वो हमारी तरफ आई ही नहीं। गाड़ी में बैठकर बोली, मुझे अपार्टमेंट छोड़ आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल सफ़ीना से मिल लूँगी। उसने साफ अंदाज में बताया। तेरा दिमाग हिला हुआ तो नहीं? एकदम वो फ़रज़ाद पर चढ़ दौड़ा। क्यों? फ़रज़ाद के माथे पर बल पड़े। आज उनकी शूटिंग आउटडोर थी। वहाँ से फ़रज़ाद का इरादा उसे उसकी फूफो के घर ले जाने का था। मैम, आप थोड़े से ये मूव्स करें। कोरियोग्राफर आयशा को मोबाइल हाथ में पकड़कर आगे आते चंद एक स्टेप्स करने को बोला। प्लीज़ कोई सिंपल से बताइए, मुझसे नहीं होंगे। आयशा की बात पर फ़रज़ाद ने कुछ हैरत से उसे देखा। जैसी वो उसे अमेरिका में नज़र आई थी, वो यही समझता था कि वो क्लब्स में भी जाती होगी। अच्छा, आप ऐसे कर लें। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर उसने फ़ौरन चंद सादे से स्टेप्स उसे बताए। सर, जैसे ही मैम यहाँ आई, आपने इनका हाथ थामकर थोड़ा सा खुद से दूर करके फिर वही हाथ खींचना है कि वो रोल होकर यूँ आपके साथ लगे, और फिर चेहरा कैमरे की जानिब करके आपने मोबाइल के चंद फीचर्स बताने हैं। फ़रज़ाद ने खामोश मगर हल्की सी कसीली नज़र आयशा पर डाली, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। दोनों उस वक्त ग्रे कलर के लिबास में मौजूद थे। फ़रज़ाद ने थ्री पीस पहन रखा था, जबकि आयशा का लॉन्ग पाँव को छूता स्कर्ट, जिसका गला पीछे से काफ़ी गहरा और दाएं टांग की साइड पर लंबा सा कट था, जिसके नीचे उसने टाइट्स पहन रखी थी पीछे से गहरे गले को कवर करने के लिए। उसने बाल खोल रखे थे। हेयर स्टाइलिस्ट ने जूड़ा बनाना चाहा, जिसे उसने सहूलत से मना करके बाल स्ट्रेट करके खोलने का कहा। फ़रज़ाद उसे ऑफ शोल्डर फ्रॉक्स और शॉर्ट स्कर्ट्स में देख चुका था। उसे काफ़ी हैरत हुई कि वो खुद को अब रिहा नहीं करना चाहती। कोरियोग्राफर के कहे पर अमल करते उन्होंने वैसे ही एक्ट किया। हाई हील्स की बदौलत दोबारा वो घूमकर उसके साथ लगते हुए लड़खड़ाई। अब तुमने ठीक नहीं किया ना, हाथ छोड़ देना। मैंने फ़रज़ाद जल्द ये सब वाइंड अप करना चाहता था, मगर उसकी वजह से लेट हो रहा था। आखिर गुस्से से कहते उसने आयशा के कान में सरगोशी करते धमकी दी। कितने फजूल हैं आप, बजाय मुझे बचाने के आप मुझे गिरा देंगे। वो हैरत से मुँह खोलते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली।
तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, सीधी तरह रोल होकर आओ मेरे पास। वो उसे आंखें दिखाते बोला। इतनी हाई हील्स में इतनी तेज़ी से घूमा नहीं जा रहा, वो रोहानसी लहजे में बोली। तो किस डफर ने कहा था इतनी हाई हील्स पहनो? वो दोनों सब भुलाए लड़ने में मसरूफ़ थे। आपके दोस्त ने ही कहा था, वो भी तुरंत जवाब दे गई। क्या हुआ? फरहत शॉट रेडी किए कैमरा के पीछे खड़ा उन्हें किसी बहस में मसरूफ़ देखकर उनके पास आया। नथिंग, सर कह रहे हैं ये मूव बहुत छोटा है, कुछ और भी ऐड करें। मायशा की बात पर फरजाद ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। हाँ तो कोई इशू नहीं, ये जैसे ही घूम कर आए तुम दोनों ने फीचर्स बताने, फिर इनका हाथ ऊपर थाम कर हल्का सा रोल करना है। मेरा ख्याल है एंड इसी पे करते हैं। मैं स्लोमो में तुम्हें इन्हें घुमाते हुए लूँगा। फरहत ने झटपट एक और मूव का इजाफा कर दिया। मायशा ने होंठों पर हाथ रखते मुस्कुराहट दबाकर संजीदा सी शक्ल बनाई। तुम आज मेरे हाथों से बचोगी नहीं। फरजाद ने इधर उधर देखते उसकी चल लटों को पीछे से सरों से पकड़ कर खींचा। वो सी करके रह गई। आखिरकार अब की बार दोनों का शॉट ओके हो ही गया। मायशा ने लड़खड़ाए बगैर शॉट ख़त्म करवाया। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो कपड़े चेंज करके बाहर निकले। हमारा काम अब ख़त्म। वो खुश दिली से सबसे मिलते मायशा को लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा। दोनों उस वक्त जीन्स और स्वेटर्स में मौजूद थे। एक बात बताओ। कुछ देर बाद फरजाद की गाड़ी में आवाज़ गूंजी। जी पूछिए। अब ये मत कहिएगा कि तुम जानबूझकर गिर रही थी। सच में ऐसा नहीं। मेरा 2 बार पाँव मुड़ा और लॉन्ग स्कर्ट हील के नीचे आया। वो जल्दी से सफाई देने वाले अंदाज में बोली, मबादा डांट शुरू हो जाए। वो तो हिसाब अलग से होगा। मुझे पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें अमेरिका में शॉर्ट स्कर्ट्स में, ऑफ शोल्डर फ्रॉक्स में भी देखा है, मगर यहाँ आकर मैंने कभी तुम्हें ऐसा कोई बोल्ड ड्रेस पहने नहीं देखा। कोई ख़ास वजह? फरजाद के सवाल पर वो शर्मिंदा हुई। मैं खुद से बदला ले रही थी। मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, मगर उस हादसे के बाद मुझे लगा अब मेरे पास कुछ है ही नहीं छुपाने को। लोगों को यही देखना है, मेरा जिस्म देखना है। शायद छुपा कर रखती हूँ तो उन्हें कशिश महसूस होती है, तो मैं क्यों ना खुद नुमाइश करूँ। एक बार देख लेंगे। हम लड़कियों के पास भी वही जिस्म, वही बाजू, वही टांगे, वही सब है जो एक मर्द के पास होता। आखिर ऐसा क्या है कि मर्द की हवस जागती है हम औरतों को देखकर? हम लड़कियों को क्यों तजस्सुस नहीं होता? क्या कभी सुना है कि किसी औरत ने मर्द के साथ ज्यादती की? क्या कभी सुना है कि लड़की ने किसी मर्द को हरास किया? क्या मर्दों को बसों में जाते, सड़क पर अकेले खड़े औरत के पास से गुजरते खौफ महसूस हुआ है? आखिर औरतों को मर्द से ये खौफ क्यों महसूस होता है? अल्लाह ने सिर्फ साख्त मुख्तलिफ उसे अरिया करने पर बनाई है, तो इसमें ऐसा क्या तजस्सुस है कि आधी दुनिया लगी औरत के कपड़ों में झांकने के लिए? मर्द हर वक्त तैयार बैठा है। किसी औरत का कंधा नज़र आ गया तो मर्द की नज़र बस वहीं चिपक जाएगी। किसी औरत की टांग नज़र आ गई तो सड़क पर मौजूद सभी सिर्फ उसे देखने में मसरूफ़ हो जाएंगे। आखिर मर्द भी तो शॉर्ट्स पहनकर, टैंक टॉप्स पहनकर घूमते हैं। हम औरतें उन्हें अपनी नज़रों से क्यों खौफज़दा और बेचैन नहीं करती? बस मुझे इस सबसे इतनी नफ़रत हो गई थी कुछ, मैं खुद को लोगों से दूर करने के लिए खुद को बद से बदतर शो करना चाहती थी। फरजाद को इतने तकलीफ़देह जवाब की उम्मीद नहीं थी। किस कदर गहरी थी वो लड़की। चंद मर्दों ने उसकी ज़िंदगी को क्या से क्या बना दिया था। किस कदर गहरी सोच थी और मुआशरे की शदीद गंदी हकीकत वो बयान कर रही थी। फरजाद को मर्जात होने पर उस लम्हे बड़ी बुरी तरह शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आधे फ़ीसद से ज़्यादा मर्द वाकई वही सोच रखते थे जो उस लम्हे मायशा बयान कर रही थी। मगर यहाँ आकर आपसे मिलकर मुझे लगा मर्दों की एक अच्छी किस्म भी है जिसमें मेरा भाई भी शामिल है। आपकी बातों ने एहसास दिलाया मैं किस कदर नाशुक्री होकर गुनाह करती चली जा रही हूँ। ये क्यों नहीं सोचा कि जवाद भाई की सूरत, जैम की सूरत, 2 मर्दों ने मेरी इज्जत बचाए रखी जो हर चीज़ से ज़्यादा अहम थी। अगर वो खो देती तो कभी सर उठाकर जी ही नहीं सकती। बस यही सोचकर अब हर बुराई से दूर होने की कोशिश कर रही हूँ, वो चाहे बोल्ड ड्रेस हो, सिगरेट हो या ड्रग्स। थैंक यू, आपने मुझे मर्द के बेहद खूबसूरत रूप से मिलवाया। आप मेरा हाथ थामे या कभी खुद से लगाएं। मुझे इस हाथ लगाने में ऐसा ही लगता है जैसे किसी दोस्त ने हाथ पकड़ा है, जिसमें मर्द और औरत वाला एहसास नहीं होता, हवस नहीं होती, कराहियत नहीं आती, खौफ नहीं आता। मायशा की बातें उसे लाजवाब कर रही। उसे नहीं देखा था उसने वाकई कभी औरत को, सिर्फ एक उसी नज़र। शायद इसीलिए उसके साथ जिस किसी फीमेल सिंगर ने काम किया हमेशा उसे याद रखा। आप बहुत अलग है, बिल्कुल जवाद भाई की तरह। ये कहते इतना अजीब लगता है कि वो मेरे सगे भाई नहीं, मगर उन्होंने ऐसी छाँव मुझे दी कि मैं उनकी कदर नहीं कर सकी, और इस बात का एहसास आपसे मिलने के बाद हुआ। मुझे अब उनके सामने जाते शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने कितना मुझे बुराइयों से बचा। मैं लथड़ती चली गई। उसकी आवाज़ पूर्णम हुई। नहीं माइश, ऐसे नहीं सोचते। टूटकर जुड़ने में बहुत वक्त लगता है, और फिर जब एक ही ज़ख्म पर बार बार ज़रब लगे तो वो इतनी जल्दी नहीं सिलता। तुमने फिर भी
कम वक्त में खुद को संभाल लिया। ये भी अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने बुरे लोगों के दरमियान भी अनजान लोगों को फरिश्ता बनाकर तुम्हारे लिए भेजा। मैंने तो बस इस ज़ख्म को सीने का सिरा तुम्हारे हाथ में पकड़ा है, जो तुम्हें अपनी तकलीफ में गुम होकर मिल नहीं रहा था। अपने हर ज़ख्म को तुम खुद सी रही हो, खुद को बेहतर रास्ते पर लाकर, अपने माजी से निकलकर, अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचकर। जब आज तुमसे ना खुश नहीं, वो तुम पर फ़ख्र करता है कि उसकी मोहब्बत को तुमने रायगा नहीं जाने दिया। अगर उसने तुम्हें बहन का मान दिया तो तुमने भी उसकी मोहब्बत की कदर करके उसकी बात मानकर खुद को बुराइयों से दूर किया है। ड्रग्स वाले बंदे के लिए ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं, मगर तुमने जवाद के लिए ये सब छोड़ा है। अपना इलाज करवाने पर तैयार हुई। वो रोज़ मुझसे तुम्हारी कंडीशन का पूछता, और ये जानकर कि तुम रेगुलरली दवाइयाँ ले रही हो और डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में, वो बहुत खुश है। उसके झुके सर को हाथ से हिलाकर उसने मायशा को शर्मिंदगी से बाहर निकाला। हथेली से आंखें साफ करके वो उसकी जानिब चेहरा मोड़कर मुस्कुराई। गुड गर्ल। फरजाद ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी मायशा, मेरी बेटी मेरे पास इस घर में फिर से आ गई है। रिमशा मोहब्बत से उसे लिपटाए बोली। कभी उसे अलग करती, माथा गाल चूमती, फिर खुद से लिपटा लेती। आंसू आंखों से रवां थे। फरजाद खामोशी से हाथ पीछे बांधे ये जज्बाती मंजर देख रहा था। राहिल भी नम आंखों से दोनों को हौसला दे रहे थे, और मायशा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ की गोद बहुत सालों बाद मुयस्सर आई हो। रिमशा के दोनों बच्चे भी आंखों में नमी लिए उनके पास खड़े थे। जब मायशा यहाँ से गई तब वो दोनों बहुत छोटे थे। बस करो रिमशा, वो यही है अब। आखिर राहिल ने उन्हें ज़बरदस्ती अलग किया। बैठो यार तुम। ये तो फरजाद को मुसलसल खड़ा देखकर राहिल को एकदम एहसास हुआ। नहीं, इट्स ओके। वो सहूलत से उन्हें तकल्लुफ़ करने से रोक गया। मायशा आंसू साफ करती रिमशा से अलग होकर नरीमान और वजाहत से मिली। कितने बड़े हो गए हैं। जब वो यहाँ से गई थी तब वजाहत 7 और नरीमान 4 साल की थी, और वजाहत 14 साल का और नरीमान 11 साल की थी। दोनों का कद काठ अच्छा था। बैठो, मैं चाय लाई। उन्हें बिठाकर वो फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ी। फरजाद राहिल से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया, और वो नरीमान और वजाहत के साथ। आ जाओ। डाइनिंग पर चाय के लवाजमात सजाकर वो उन्हें ड्राइंग रूम से लिए डाइनिंग रूम में आई। मायशा एक एक चीज़ को हसरत से देख रही थी। कितने साल उसने इस्तेहकाक से यहाँ गुजारे थे। भाभी कैसी हैं? चाय के दौरान वही लम्हा आ गया जिसके बारे में मायशा बहुत सोच विचार करके खुद को तैयार करके लाई थी। फरजाद की खामोश नज़रों ने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे का तवाफ़ किया, जो लम्हा भर के लिए तारीक हुआ। खुद पर जब्त करते मुस्कुराकर सर ऊंचा करके वो साथी बैठी रिमशा के हाथ अपने हाथों में थामकर मोहब्बत से चूमकर उन्हें सीने से लगा गई। वो माँ नहीं, एक अजनबी औरत थी जिनके ताक़ुब में मैं ममता ढूंढने गई थी। ना समझती, अंदाज़ा नहीं था असल ममता को छोड़कर जा रही हूँ। वो वैसी ही सर थी जैसे कि वहाँ के लोग हैं। जज्बात से आ रही, बस एक गलती का एहसास हुआ तो उनसे अलग हो गई। हाँ, मगर उनके शौहर का बेटा मेरा सब कुछ बन गया। मेरी माँ, बाप, भाई। वो मेरा सगा भाई नहीं है, मगर सगों से बढ़कर उसने मुझे मोहब्बत दी, मेरी हिफाजत की। मैं उसी के साथ वहाँ रहती हूँ। न जाने कितनी ही किरचियाँ खुद में छुपाकर वो उन्हें खुशकुन तस्वीर दिखा रही थी। मैं मिलवाऊंगी आपको उससे। जवाद नाम है उनका। मायशा की बात पर वो एकदम तशक्कुर से आंखें बंद कर गई। न जाने दिन में कितनी बार तुम्हारी हिफाजत की दुआएं करती थी। बड़ा डर लगा था मेरे दिल को। मुझे गुलनाज के तेवर न जाने क्यों तुम्हारे लिए माओ वाले महसूस नहीं हुए थे। मैं राहिल से अक्सर कहती थी, वो उसे बेटी समझ कर नहीं ले गई। उन्होंने शौहर को देखते कहा। मायशा की नज़र बेख्तियार फरजाद की जानिब उठी। उसका राजदान। बड़ी मुश्किल से मायशा ने अपनी सिसकियाँ रोकी, वरना दिल कर रहा था धाड़े मार कर रोए अपनी माँ जैसी पुप्पो को बताए। आपकी दुआओं की आवाज़ अल्लाह ने जवाद को फरिश्ता बनाकर भेजा। आपकी अनदेखी दुआओं ने मुझे 3 भेड़ियों से बचा लिया। फरजाद ने हौले से सर हिलाते उसे आंखों में आई नमी रोकने का इशारा किया। उसने जब्त के कड़े मराहिल से गुजर कर बड़ी मुश्किल से आंसू पिए। डर था कहीं ये बह गए तो सब राज ज़बान खोल देगी। फरजाद भी उसकी कैफियत भांप गया, इसीलिए उसे खुद को संभालने का इशारा दिया, वरना शायद उसकी फुप्पो सारी ज़िंदगी इस बात पर नादिम रहती कि उन्होंने उसे क्यों वहाँ भेजा। तुम आज रुकोगी मेरे पास? चाय से फारिग होते वो उठने के लिए
पर तोल रहे थे जब रिमशा ने बड़ी आस से उसे देखकर पूछा, आज नहीं, 1-2 दिन में आऊँगी। वो मोहब्बत से उन्हें साथ लगाकर बोली, और फिर बहुत से दिन आपके पास रहूँगी। उसकी बात पर वो मोहब्बत से मुस्कुराई। अपना कमरा नहीं देखोगी? मुझे न जाने कब से यही सवाल दिल में लिए बैठी थी कि क्या उसका कमरा वही है, वैसा ही है। रिमशा की बात ने उसे के खदशे मिटा दिए। फरजाद को भी दिखाओ, जाओ बेटे। रिमशा ने उसे भी मायशा के साथ जाने का कहा। घर का नक्शा याद है ना? राहिल ने शरीर लहजे में पूछा। आंखें बंद करके भी चलूँ ना तो सब याद है, वो उनकी बात पर पुख्ता यकीन से बोली। फरजाद भी उसकी बात पर हौले से मुस्कुराते उसके पीछे डाइनिंग से निकल कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। मैं एक बात सोच रही हूँ, मायशा के जाते ही वो राजदारी से शौहर से बोली। क्या? वो पूरी तरह रिमशा की जानिब मुतवज्जो हुए। उनकी बात सुनकर वो कितनी ही देर खामोश रहे। हम इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी मर्जी हुई तो ठीक है, वरना नहीं। कुछ सोचते वो अपने फैसला सुनाते बोले। अब की बार मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो नम लहजे में बोली। देखते हैं, मगर उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी। राहिल संजीदा लहजे में बोले। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में आई। सब कुछ वैसा ही था। उसका सिंगल बेड, उसके दाएं जानिब बुक रैक और साथ में स्टडी टेबल के सामने मौजूद खिड़की और उस पर वहीं उसके पसंद करदा पर्दे। बेड के सामने ड्रेसिंग, उसके साथ वार्डरूब। मायशा ने आगे बढ़कर वार्डरूब खोला। उसके तब के कपड़े वैसे ही लटक रहे थे, किताबें सब वही अभी तक उसी तरतीब से पड़ी थी। उसे लगा इतने माहों साल बीच में आए ही नहीं थे, वो सब तो वैसा ही था, बस वो बदल गई थी हसरत से बढ़कर। ड्रेसिंग पर रखा ब्रश देखा, चूड़ियों को हाथ में थामा। ऐसा लगता है वक्त यहाँ आकर ठहरा है। अपने पीछे खड़े फरजाद से मुखातिब हुई, जो उसके कमरे का जायज़ा कम और उसकी बिखरती हालत का जायज़ा ज़्यादा ले रहा था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मोहब्बत से उसे मुखातिब किया। वह एकदम मुड़कर उसके चौड़े सीने पर सर रखकर और भी बिखर गई। कितना मुश्किल होता है अपनों से खुद को छुपाना। फरजाद कुछ देर शशदर अपने सीने पर रखे उसके सर को देखता रहा। आहिस्ता से एक बाजू का हसार उसके गिर्द बांधकर उसे गोया हौसला दिया। काश वो भी उसे बता सकता कि वो उसकी तकलीफ पर किस दर्द से गुजर रहा है। वाकई अपनों के सामने खुद पर बंद बांधना, खुद को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। उसके सर पर थोड़ी रख के हाथ से उसकी पीठ सुलाते वो उसे तसल्ली दे रहा था। इतनी बहादुर बनकर फिर यूँ आंसू बहा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। मैं इतनी बहादुर नहीं, चेहरा उसके सीने से उठाकर बोलती। वो उसे लब भींचने पर मजबूर कर गई। भीगा चेहरा फरजाद को बड़ी मुश्किल से दो चार कर रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके आंसू उंगलियों की पूरों पर चुने। मेरी माइश बहुत बहादुर है, वो कमज़ोर लोगों की तरह नहीं रोती, बहुत मजबूत है मेरी माइश, उससे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसकी बात पर वो हौले से रोते रोते हंस पड़ी। भीगी बिल्ली मत बनो, धाड़ती शेरनी बनकर दिखाओ मुझे, जो कुछ देर पहले अपने हर जख्म को अपने महारत से बैंडेज में छुपा रही थी। काश वो उसे बता सकती, उसके अल्फाज उसके लिए कैसी मरहम का काम करते हैं। आप इतनी अच्छे क्यों हैं? उसके सवाल पर फरजाद ने उसे मसनूही गुस्से से घूरा। बहुत अहम सवाल है, चंद दिन दो, फिर इस मसले पर गौर करके तुम्हें बताऊंगा। उसके गैर संजीदा अंदाज पर वो खिलखिलाई। आए आपको छोटी सी मायशा से मिलवाऊं। वो उसे लिए वार्डरोब की जानिब बढ़ी, जहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने वाले कार्ड्स वो बड़ी मोहब्बत से चिस्पा करती थी। क्या अब मैं बूढ़ी मायशा से मिल रहा हूँ? उसके ओठ पर टांग सवाल जारी थे। बिल्कुल गलत। तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें कितने मक्खन लगाती थी। उन कार्ड्स पर दर्ज मोहब्बत भरी बातें पढ़कर वो मायूसी से हिलाकर बोला। जी नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। और क्या ये सच नहीं कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी मायशा लाखों में एक? क्या मुझे ऐसा कोई और है इस दुनिया में? वो इतरा कर बोली। कुछ देर पहले के सब एहसासात, तकालीफ कहीं मफकूद हो चुकी थी। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। तुम जैसा अजूबा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो मज़े से उसे चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ रही थी। मैं अजूबा हूँ? वो चिल्लाई। ऐसा वैसा? वो लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए एक सरसरी नज़र उसके चिढ़ते हुए चेहरे पर डालकर बोला। और आप मुझसे बड़ा अजूबा है। जिन्होंने मुझे ढूंढा वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो बड़ी महारत से उसे बातों में लगाकर हर तकलीफ के एहसास को ख़त्म कर चुका था। उसका मुस्कुराता गुस्सा होता चेहरा उसे तकवीयत बख्शने लगा। वो चारों बहुत दिनों बाद इकट्ठे थे।
सफ़ीना की फरमाइश पर वो लंच करने बाहर निकले थे। 3 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, एक रहता था, इसीलिए भी वो काफ़ी रिलैक्स थे। बच्चों को क्यों नहीं लाई, वो काफ़ी तीसरी बार सफ़ीना को कह चुकी थी, जो बच्चों को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ आई थी और मायशा उन्हें बुरी तरह मिस कर रही थी। मैं संभाल लेती ना उन्हें, वो मुँह बनाकर बोली। दूसरों के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तुम्हारे जब होंगे ना तब तुम भी इधर उधर लोगों को ढूंढोगी कि कोई संभाले। मायशा को सफ़ीना से फरजाद और साले के सामने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पल भर में उसका चेहरा सुर्ख हुआ। फरजाद ने बड़े गौर से उसका ब्लश करता चेहरा देखा। आप भी ना, मायशा ने उसे घूरा। अच्छा, परसों रात में डिनर है, रियाज की तरफ तुम चल रहे हो? मायशा किसी दोस्त का बताने लगी, जो शायद उन सब का मुश्तरका दोस्त भी था और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी था। हाँ चलते हैं, फरजाद हामी भर के बोला। तुम भी चल रही हो हमारे साथ, इसे भी लेते आना। सफ़ीना खुद ही सबके प्रोग्राम बनाती थी, बिना किसी से पूछे और अगले बंदे की इजाज़त तक लेने की जहमत नहीं करती थी। मायशा के साथ तो वैसे भी वो ऐसे पेश आती जैसे बड़ी बहन हो, जो छोटी बहनों की सब चीज़ें खुद डिसाइड करती हैं। मैं क्या करूँगी, मैं तो आपके दोस्तों को जानती भी नहीं। वो एकदम घबराई। हमें तो जानती हो, बस यही काफ़ी है, हमारी ही शक्ल वहाँ भी नज़र आएगी। साले भी उसका एतराज़ रद्द करके बोला। अजीब लगता, उसने फिर उज़र तराशना चाहा। हम तुम्हें अजीब लगते हैं? सफ़ीना ने मसनूई हैरत से देखते कहा। ओफो, आपको नहीं कह रही। वो ज़िच हो गई। एकदम एक नुस्वानी आवाज़ पर वो सब चौंके। जिसने फरजाद को पुकारा। कैसे हो? रशना को देखकर फरजाद की नज़र यकदम मायशा पर पड़ी, जो रशना से नज़र हटाए अब फरजाद के तासुरात देख रही थी। उसकी नज़र खुद पर पड़ते उसने नज़रों का जाविया बदला। मैं ठीक। मीट माई यूनी फ्रेंड। फरजाद ने खड़े होते उसका तारुफ सबसे करवाया। सफ़ीना अपनी कुर्सी से खड़ी होती उससे खुश दिली से मिली। साले भी खड़ा हो चुका था। मायशा उन्हें देखकर बादल नख्वास्ता उठी। प्लीज़ ज्वाइन करें। सफ़ीना ने हक़ मेज़बानी निभाई। अरे नहीं, फिर सही, बस फरजाद नज़र आया तो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। साले ने अबरू अचकाकर उसका वालहाना अंदाज देखा। फरजाद ने बस हौले से मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। कल तुम फ्री हो? शाम में मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो अब फरजाद से मुखातिब हुई। हाँ, कोई ख़ास काम नहीं, तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। फरजाद ने संजीदगी से कहा। लहजा सादा था मगर मायशा को बहुत बुरी तरह चुभा। मोबाइल हाथ में थामे वो शदीद बेचैन थी। घड़ी में वक्त देखा। दिमाग को फजूल सोचों में उलझाने की बजाय इसे कामों में मसरूफ़ करना बेहतर समझा। कुछ सोचकर जवाद को टेक्स्ट किया। वो बिज़ी नहीं था। कुछ ही देर में उसकी वीडियो कॉल आने लगी। कैसे हैं आप? वो स्क्रीन पर नज़र आया। शायद किचन में कुछ दवा आजमाई कर रहा था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? सोई नहीं अभी तक? वो जानता था पाकिस्तान में उस वक्त 12 बज चुके थे। नहीं, बस नींद में आ रही थी। आप क्या कर रहे हैं? वो काउंटर पर टैब रखे पैन में सब्जियां डाल रहा था। मैं गरीब गवारा कर ही क्या सकता हूँ। आज ऑफ था, थोड़ी देर पहले उठा था, भूख लगी, अब मंचूरियन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टी शर्ट और ट्राउज़र में सलीके से बाल बनाए वो उसे काम करता बेहद प्यारा लगा। हाय, मैं सदके जाऊँ, मेरे भाई को भी अपने कवारेपन का एहसास हुआ। वो उसे छेड़ने लगी। एक निकम्मी बहन बनाई थी, इतना ना हुआ कि भाई के लिए कोई लड़की ही देख ले। पाकिस्तान जाकर जम गई है, अब आओ तो तुम्हें किसी से मिलवाऊँ। मुस्कुराते हुए वो उसकी बातें सुन रही थी। आखिरी बात पर बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब, लड़की दिखाऊं? यानी कि भाई? पहले तो वो हैरान हुई, फिर एकदम चिल्लाने लगी। पागल हो गई हो? तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग कहें, कहीं उठकर बाहर ना आ जाएं कि कौन चुड़ैल है इस वक्त चीखें मार रही है। जवाद उसकी चीखों से घबरा गया। एक तो मैं किसी को इंसान नहीं लगती, कोई चुड़ैल कहता तो कोई बंदरिया। मुंह बनाकर स्क्रीन को देखा। हाँ, ये इतने अच्छे अंदाजे मेरे अलावा और कौन तुम्हारे बारे में लगा रहा है? वो हाथ रोककर स्क्रीन के करीब आते बोला। आपके फरजाद भाई। वो मुंह बिगाड़ कर बोली। उसके जवाब पर वो अपना कहका न रोक सका। इंसान शनास है, शरारती अंदाज में कहते दोबारा से अपना काम शुरू कर चुका था। आप मुझे बातों में नहीं लगा सकते। बताएं कौन है, कहाँ मिली, और ये आनंद फानंद शादी का फैसला भी? वो अभी तक हैरत में गुम थी। यार, कोई लंबी चौड़ी इश्किया दास्तान नहीं। पाकिस्तान से वापसी पर एक घबराई सी पाकिस्तानी लड़की जहाज़ में टकरा गई। वो यहाँ पढ़ने आई है, स्कॉलरशिप पर। पहली बार फैमिली से दूर थी। मैंने अज़राए हमदर्दी उसे सारे सफ़र में कंपनी दी, फिर यहाँ आकर उसके हॉस्टल तक राइड दे दी। बस दिल को अच्छी लगी, एक दो बार ही मिला हूँ। दो बार। दोबारा मेरी जानिब से तो हाँ है। तुम्हारा इंतज़ार है, मिल लो, फिर कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। वो सादे से अंदाज में बताने लगा।
मेरे भाई की चॉइस है, यकीनन अच्छी होगी। वैसे ये मोहब्बत का आगाज़ क्या हमदर्दी के बुखार से शुरू होता है? वो शरीर लहजे में बोली। तुमने ज़ीशान लगारी की कंपनी के लिए ऐड किया है? मायशा उसे बता चुकी थी कि वो किसी इश्तिहार की रिकॉर्डिंग करवा रही है। अपने भाई के मुंह से उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर का नाम सुनकर चौंकी। आप जानते हो उन्हें? वो हैरान सी हुई, क्योंकि ज़ीशान ने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था कि वो उसके भाई को जानता है। हाँ, कैलिफोर्निया में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, वही वो भी किसी काम के सिलसिले में आया था। काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब भी रोज़ाना ही बात होती है। उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा था, तब उसने पूछा था, फिर तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट का बताया था। बहुत अच्छा लड़का है। वो बस हाँ ही कर सकी। अच्छा, मुझे मेरी भाभी का नाम तो बता दे, वो इश्तियाक से पूछने लगी। अभी कहाँ से भाभी, फ़िलहाल तो ये सब वन साइडेड है। पता नहीं वो मुझे इस अंदाज में पसंद करेगी भी कि नहीं। वो साफ गोई से बोला। क्यों नहीं पसंद करेगी? मेरे भाई को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखकर बोली। अब बता भी दें। वो उसे आंखें दिखाने लगी। मन्ना नाम है उसका। नाम बताते उसने मायशा की जानिब देखने से एतराज़ किया। वाह, क्यूट सा नाम। यकीनन भाभी भी क्यूट होंगी, है ना भाई? वो शरीर से अंदाज में बोली। अच्छी है। मशरूम मुंह में डालते वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मायशा की शरारत को समझ ना रहा हो। भाई, यू आर ब्लशिंग। वो हंसते हुए उसे मज़ीद तंग करने लगी। बकवास नहीं करो। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन ले रही हो? उसे घरकते बात पलट दी। जी, उन जलाद के होते मैं मेडिसिन छोड़ सकती हूँ? वो मुंह बनाकर बोली। उसका इशारा समझते वो कहका लगा गया। बदतमीज़, उस्ताद है तुम्हारे, ऐसे कहते हैं? मसनूई घूरी से उसे नवाजा। जी नहीं, अब वो मेरे दोस्त भी बन गए। वो इतरा कर बोली। वेरी गुड। दोस्ती की पहल किसने की? वो फरजाद को बहुत अच्छे से परख रहा था। उसके होते उसे मायशा की फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने, मैंने तो बस कबूल की। ठीक किया ना मैंने? वो अब कोई बात जवाब से नहीं छुपाती थी। वो गलती अब वो दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहती थी। बहुत अच्छा किया। वैसे वो जलाद क्यों है? वो फरजाद को ये नाम देने पर कुछ खास खुश ना था। इतने स्वीट बंदे को उसकी बहन जलाद कह रही थी। रोज़ाना मेरी सारी मेडिसिन मंगवाते हैं, चेक करते हैं कितनी खाई, कितनी रह गई। अब ऐसे बंदे के होते मैं कैसे डंडी मार सकती हूँ? उसकी बात पर वो हंसता चला गया। यार, इतने केयरिंग है, शर्म करो कुछ। वो उसे शर्म दिलाने लगा। अच्छा, मैंने पुप्पो का आपको बताया था ना? कुछ याद आने पर वो बोली। हाँ, गई तुम उनसे मिलने? जवान ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी, आज फरजाद के साथ गई थी। बहुत खुश हुई वो फिर से वो मंजर याद करके आप दीदा हुई। रहने भी जाना, जवान ने मशवरा दिया। जी, 1-2 दिन में जाऊंगी। वो इस बात में सर हिलाकर बोली। महेश, मुझे एक और बात भी करनी है तुमसे। जवाद अब की बार संजीदा लहजे में बोला। जी भाई, बताएं। वो उसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जो हुई। वो जो ज़ीशान है ना, अभी उसने बात शुरू ही की थी कि फ़्लैट की डोरबेल बजी। अच्छा माइश, फिर बात करूँगा। कुछ दोस्तों ने आना था, वो आ गए हैं शायद। अपना ख्याल रखना हमेशा की तरह। टैब थामकर उसकी स्क्रीन पर नज़र आते माइश के चेहरे पर प्यार करते। कॉल बंद की। मायशा ने ठंडी सांस भरकर बंद स्क्रीन को देखा। उठकर कमरे की लाइट ऑफ की। वापस बेड पर आने तक उसे फिर से अपना मोबाइल रोशन नज़र आया। बेड पर वापस आकर कंफर्टर अच्छी तरह अपने गिर लपेट कर साइड टेबल पर रखा। मोबाइल उठाया, फरजाद का मैसेज देखा। अमूमन वो 11 बजे सो जाया करती थी। उस वक्त उसे व्हाट्सएप पर एक्टिव देखकर वो चौंका। फ़ौरन मैसेज किया। मायशा ने व्हाट्सएप खोला। क्या बात है, इस वक्त क्यों जाग रही हो? तबीयत ठीक है? उसकी फ़िक्र से भरा मैसेज पढ़कर मायशा को दोपहर का मंजर याद आया जब रचना को करीब देखकर मायशा ने फरजाद के तासुरात जांचे। उसी लम्हे उसकी निगाह भी मायशा पर उठी। एक की नज़र में शिकवा था और दूसरे की नज़र में हज़ारों सवाल। माइश, सब ठीक है? मैसेज सीन करने के बाद भी जब उसका जवाब नहीं मिला तब फरजाद को तशवीश हुई। जी ठीक हूँ, बस जवाब से बात कर रही थी। सपाट से अंदाज में उसने मैसेज लिख कर भेजा। ओके, सो जाओ। उसके मशवरे पर वो जलकर रह गई। हाँ तो सोऊंगी ही, उल्लू तो हूँ नहीं कि सारी रात जागूं। चिढ़कर मैसेज लिखा। फिर से वहीं बेचैनी सवार हो गई जो रचना को देखने के बाद से थी। उसका सड़ा हुआ मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। रचना को देखते उसके चेहरे पर जो 12 बजते थे वो फरजाद से छुपे हुए नहीं थे। उसके बचकाना पन पर उसे हंसी आती थी। शायद उसके दिमाग में कहीं था कि वो अब भी उसे पसंद करता है। अच्छी बात है, गुड नाइट। अपने सड़े हुए मैसेज के जवाब में उसका नॉर्मल अंदाज मायशा को और भी आग लगा गया। यानी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हालांकि उसकी नाराज़गी को फ़ौरन भाप जाता था। तो फिर आज क्यों ना समझा? मायशा ने गुस्से में जवाब दिए बिना मोबाइल ऑफ कर दिया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। तो कैसी लगी आप लोगों का एपिसोड? यकीनन आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और अगर नहीं भी की तो आप लोगों को करनी चाहिए। मुझे तो अच्छी लगी।
और सारा सीन अच्छा था। पहले जो मैं बात कर रही थी कि मायशा एकदम से ठीक कैसे होगी, तो वो बाद में राइटर ने क्लियर कर दिया कि भाई वो टैबलेट्स व मेडिसिन वगैरह ले रही है, डॉक्टर के पास जाती है। दूसरा मुझे वो बुरा लगा कि वो हाथ वगैरह लगाता है, तो उसने कहा कि उसको ऐसा सच फील नहीं होता। लेकिन खैर हम इस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नावल थोड़े हैं ऐसे कि हम क्या ही कहें। और दूसरा माह मलका बहुत अच्छा नावल है। अगर आप लोग चाहते हैं कोई ऐसा नावल जिसमें सस्पेंस हो, थ्रिल हो, तो आप लोगों को मैं माह मलका सजेस्ट करूँगी। हालिम भी, अगर हालिम आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना। और अगर आप लोग फैमिली बेस्ड कोई नावल सुनना चाहते हैं और उसमें सस्पेंस भी आप लोग चाहते हैं कि हो, तो वो टूटा हुआ तारा नावल है। और भी बहुत सारे ऐसे नावल्स हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट नावल्स मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। और फैमिली बेस्ड नावल्स, हवेली बेस्ड नावल्स अगर देखा जाए तो मेरे पास जो है वो हैं बहारों के संग संग। इसके अलावा टूटा हुआ तारा भी फैमिली बेस्ड नावल है। इसके अलावा और कौन सा, मुझे है हुक्म अज़ा। मुझे है हुक्म अज़ा मुझे बहुत पसंद है। ये टूटा हुआ तारा के साथ ही आता था, तो ये दोनों साथ साथ चलते थे, तो मज़ा आता था मुझे तो पढ़ते हुए। और भी बहुत सारे नावल्स हैं, दिल दिया, दहलीज़, सितारा शाम। और इसके अलावा और कौन सा है यार, और भी बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। वक्त गवाही देना, मुझे रूठने ना देना। तो यार मैंने शॉर्ट नॉवेल्स ज़्यादातर इन्हीं पर फोकस किया। अब मैं वो वाले ज़्यादातर नॉवेल्स पढ़ूँगी जो फेमस हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं मेरी वॉइस में। तो होपफुली कि आप लोगों को अब तक जितने भी मैंने नॉवेल्स सुनाए और आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह के नावल सुनाती हूँ। मैंने कुछ बोल्ड नॉवेल्स भी पढ़े हैं, तो वो किसी और इसकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।